तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप। देखिए, हमें एंड सिस्टोलिक का पता चल गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, इन चीज़ों का हमें पता लग गया है कि इनका क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इनको जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे ये जो कर्व है ये हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम हमें यही बता देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर की। ठीक है। अब हम जो है ना, हमारे पास एक ये है कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है ना। एक है हमारे पास वेंट्रिकुलर इजेक्शन, एक है हमारे पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है ना। और फिर जो है ना हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग है। अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि ये बेसिकली आपका जो हार्ट है ना, जो हार्ट का जो साइकिल है, उसमें यही तीन चार जो है ना वो फेजेस होते हैं। आइसो कंट्रैक्शन होती है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है ना ब्लड जो है ना वो बाहर निकलता है, इजेक्शन होती है, दूसरा फेज है। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो तीसरा है वो हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होता है, तीसरा है। फिर इसके बाद जो है ना फिर दोबारा वो वेंट्रिकल जो है ना वो फिल होती है। तो ये बेसिकली साइकिल है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप। अब पहले हम इसको इस ग्राफिकली जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो है ना यहां से, ये 1 से 2 तक, यहां तक, इसको हम कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है ना। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, सेम, और वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है। तो ये, इसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, इसलिए इस फेज का नाम भी हमने आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन ही रखा। ठीक है ना। तो अब ये 1 से हो स्टार्ट हो जाएगा और 2 पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में, यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं यहाँ पे, इधर ये, इसको यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम कौन सा वॉल्यूम कहेंगे? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। सही है, एन डायस्टोलिक। ठीक है ना, ड्यूरिंग, क्योंकि एन डायस्टली आपके पास जो है ना वो हार्ट आपका वो कर रहा है। 1 मिनट में 4 मिनट लगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना मतलब यहां से स्टार्ट होगा, और इसको हम एंड डायस्टली या एंड ऑफ द डायस्टली, यहाँ पे हमने इसको यही कहते हैं ना, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। कंट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे इस टाइम जो वॉल्यूम होगा हार्ट पे, तो वो होगा हमारे पास 140। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूं, ये एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे 140 होगा इस टाइम, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें। ठीक है। तो 140 ml आपके पास ब्लड होगा। फिर इसके बाद अब और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम कौन सा वॉल्यूम कहेंगे? क्योंकि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। अब आपका हार्ट जो है ना वो सिर्फ कंट्रैक्ट कर रहा है, सारे वाल क्लोज हैं, चाहे वो यहाँ पे माइट्रल वाल हो, चाहे वो इयोटिक वाल हो, ये वाल अब क्लोज है। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो दूसरा फेज होगा ना वो इजेक्शन होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। तो इस टाइम अब आपके पास हार्ट जो है ना वो सिर्फ कंट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम कौन सा वॉल्यूम कहेंगे? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपके पास अब प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि माइट्रल वाल भी क्लोज है। ठीक है ना। और इयोटिक वाल भी क्लोज है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है आपके वेंट्रिकल में, धीरे 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 इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इयोटा का जो वाल्व है ना उससे ज्यादा हो जाता है, और इयोटिक वाल्व जो है ना वो ओपन हो जाता है और ब्लड फिर बाहर निकलता है। ठीक है ना। लेकिन जब भी आपका वेंट्रिकल का प्रेशर इयोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, फिर इस टाइम जो है ना 2 से लेकर यहां तक फिर इजेक्शन होगी। क्या होगी?
इजेक्शन। अब इसको हम कहेंगे कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन। 2 to 3 जो है ना यहाँ पे आपके पास इजेक्शन होगा, ब्लड बाहर निकलेगा हार्ट से। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा। ठीक है। अब वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है कि प्रेशर जो है ना वो इतना ज्यादा हो गया वेंट्रिकल का, अब इयोटिक वाल्व का जो प्रेशर है ना उससे वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो गया, और जैसे ये इंक्रीज हो जाते हैं जो एयोटा होता है ना, इयोटिक वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है, और जैसे ये ओपन हो जाती है ना तो ब्लड जो है ना वो बाहर निकल जाता है वेंट्रिकल से इयोटा में, ब्लड बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड बाहर निकल गया है ड्यूरिंग बीट, यहाँ पे जो हमने पहले इसको डिफिनीशन भी लिखा स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे कि अब जितना ब्लड इजेक्ट हुआ है आपके वेंट्रिकल से इयोटा में पर बीट, इसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है ना। तो ये चीज हमारे पास। फिर इसके बाद जो है ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, ये जो हम प्रेशर इसका जो है ना इसको हम मेजर कर देते हैं या मेजर कर देते हैं, ये ज्यादातर हम उस पे कर देते हैं, ये जो पिच प्रेशर है उस पे, जैसे हम पहले ऊपर हमने ये चीज किया। ठीक है। फिर इसके बाद यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। पहले आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन था, वॉल्यूम सेम था लेकिन कंट्रैक्शन हो रही थी, प्रेशर जनरेट कर रहे थे। ठीक है ना। और वॉल्यूम सेम था, इयोटिक और जो आपके माइट्रल वाल्व है वो क्लोज थे। यहां तक कि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया वेंट्रिकल का इयोटा से, तो इयोटिक वाल्व जो है ना वो ओपन हो जाता है, और फिर दूसरे से तीसरे तक यहाँ पे जो ब्लड है आपके वेंट्रिकल का वो बाहर निकल जाता है, इजेक्शन होती है, और इसको जो ब्लड बाहर पर बीट बाहर निकल गया इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ से 3 से लेकर 4 तक यहाँ पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। क्या होती है? आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का क्या मतलब होता है कि अब आपके पास इधर भी जो इयोटिक वाल्व है वो क्या है हमारे पास क्लोज होती है। ठीक है ना। और तकरीबन सारे वाल्व जो है होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो रहा है होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, इसलिए यहाँ पे भी इस चीज को भी हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हमने दिया आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, यहाँ पे इसको हमने नाम दिया आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है ना। तो अगर फिर भी भूल जाते हो आप लोग तो इस साइड पे भी आइसो वॉल्यूमेट्रिक है लेकिन ये कंट्रैक्शन है, और इस साइड पे भी आइसो वॉल्यूमेट्रिक है लेकिन रिलैक्सेशन है। इधर भी सारे वाल्व बंद होते हैं, इधर भी सारे वाल्व बंद होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 4 से लेकर इधर तक 1 तक, यहां से लेकर यहां तक आपके पास जो है ना अब आपका जो वेंट्रिकल होता है ना वो फिल होना स्टार्ट हो जाती है, और मतलब फिल हो जाता है। ठीक है ना। तो जो 4 से लेकर 1 तक है यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो फेस का नाम है वो है वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है ना। तो अब आपके पास जो वेंट्रिकल है ना उसमें जो प्रेशर है वो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और आपके पास जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो माइट्रल वाल्व जो होता है ना उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वेंट्रिकल का कम हो जाता है। तो प्रेशर वेंट्रिकल का कम होता जाता है क्योंकि रिलैक्स हो रहा होता है, और यहाँ तक के जो माइट्रल वाल्व है उसका जो जो प्रेशर है उसको इंक्रीज हो जाती है इस कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो वहां से वो वाल्व ओपन हो जाती है और ऊपर से फिर ब्लड नीचे वेंट्रिकल की तरफ आती है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप के आपके पास वॉल्यूम प्रेशर, और ये चीज हम आगे कार्डिक साइकिल में भी हम दोबारा करेंगे, वहां पे हम थोड़े इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे हम वाल्व के साउंड्स भी करेंगे कि कौन से वाल्व में कौन सा साउंड है, बस S1 है, S2 है, S3 4 और मरमर्स वगैरह ये भी हम करेंगे, वो उसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ से इसको समझ लें यही चीज है वो आगे भी है। ठीक है ना। अब जो है ना हमारे पास ना अगर हम चेंजेस करें, क्या
अगर इस वेंट्रिकुलर में हम प्रेशर वॉल्यूम लूप में हम चेंजेस लाए, फॉर एग्जांपल अगर हम प्री लोड को इंक्रीज करें, क्या प्री लोड को अगर हम इंक्रीज करें, प्री लोड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं वेनस रिटर्न को इंक्रीज करूं या मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को इंक्रीज करूं, तो इस ग्राफ पे हमारे पास ये वही नॉर्मल है, ये वाला जो है ना, ये नॉर्मल है। मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को मजीद और समझ आ जाए। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना यहाँ, ये ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो डॉट डॉट है ये मतलब चेंज हो गया है। ठीक है ना, अगर आप प्री लोड को इंक्रीज कर देते हो तो आप लोगों ने अभी मुझे बताना है कि इंडायस्टोलिक वॉल्यूम पे क्या असर होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या असर होगा अगर आप प्री लोड को इंक्रीज कर दो या आप वेनस रिटर्न को इंक्रीज कर दो। वेनस रिटर्न आपने इंक्रीज कर दिया तो अभी आप लोग मुझे बताएं, ताकि इंडायस्टोलिक वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहला सवाल, इंक्रीज होगा। इंडायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वेरी गुड, सही है। तो जो इंडायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये हमें स्ट्रोक वॉल्यूम इंडिकेट करवा देता है। ये नॉर्मल इतना था, अब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। फ्रैंक स्टार्लिंग जो रहा है उसको जहन में लाओ, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा फिलअप होगा, फिलिंग होगी, उतना ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं, अगर मैं आफ्टर लोड को इंक्रीज करूं, आफ्टर लोड, तो अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा, क्या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि मैं आफ्टर लोड की बात करता हूं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या होगा, क्या असर होगा इस पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे? क्योंकि मैंने आफ्टर लोड को इंक्रीज किया है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वही होती है कि जो वो इजेक्ट हो जाती है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जो इजेक्ट होता है ब्लड, तो फिर हाँ, वो भी अगर, हाँ, अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है हमारा तो मतलब ज्यादा इजेक्ट होएगा। वॉल्यूम की जो डिफिनीशन हमने पहले की, पहले वो बताएं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? कि एंड आप सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कंट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर चला तो गया, वो, पीछे से थोड़ा जो ब्लड हाँ, पीछे रह जाते हैं उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यही है ना डिफिनीशन? ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट आफ्टर इजेक्शन हाँ, फ्रॉम द वेंट्रिकल। हाँ। अब मैंने आफ्टर लोड को इंक्रीज किया तो इन सिस्टोलिक वॉल्यूम पे क्या असर होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैसे, बताएं मुझे कंसेप्ट को। क्योंकि आफ्टर लोड मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज होगी, वेरी तो गुड, वहाँ पे, तो आगे फिर जाए। वो उस चीज को वो ज्यादा रोकेगा, ब्लड आगे जा नहीं पाएगा, तो फिर उसमें जो ब्लड लेफ्ट होगा वो ज्यादा रहेगा फिर। हाँ देखिए, मैं बता देता हूँ, बाकी जो है ना मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम है जो ड्यूरिंग सिस्टोली आपका हार्ट जो है ना वो ब्लड बाहर निकाले, पीछे जो वॉल्यूम रह जाती है उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। अब आपने इंक्रीज किया, जो प्रेशर है या एयोटा है या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है या हाइपरटेंशन है, वट एवर रीजन, आप जो हमने जो तीन अहम चीजें पढ़ी वो
उसमें से कोई भी है या इयोटिक स्टेनोसिस है, लेकिन आपने जो है ना उसको बंद किया, मजीद और बंद किया है, तो अब ब्लड जो है ना वो बाहर नहीं फेंक रहा है। पहले जो 2 लीटर या 5 लीटर फेंक रहा था, अब वो 5 की जगह पे जो है ना 2 लीटर जो है ना वो फेंक रहा है, 3 पीछे रह रहा है। तो जो इनसिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उस पर क्या असर होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक क्योंकि वॉल्यूम क्यों हमारा जाएगा? क्योंकि हमारा प्रीलोड इंक्रीज हो रहा है, तो प्रीलोड इंक्रीज हो नहीं, रहा है तो वो मतलब प्रीलोड स्ट्रोक नहीं है वॉल्यूम। ना, वो इनसिस्टोलिक वॉल्यूम है, उसको प्रीलोड आप नहीं कह सकते। ये स्ट्रोक वॉल्यूम हाँ। डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो पहले 5 लीटर बाहर निकल रहा था वो 5 लीटर अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है ना? हाँ, स्टीनोसिस क्योंकि हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब वो ज्यादा हम्म। जोर तो लगा रहा है, लेकिन बेचारा तो भाई आगे रास्ता बंद है, वो तो नहीं कर पा रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यही कहा था ना कि ये इस चीज को जो है ना आप ये कर ले, ये वाला, ये हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बता देता है। ठीक है ना? तो ये जहन में रख लो कि ये जो चीज है ना ये हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बता देता है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो इस साइड पे आ गया है, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ? पहले नॉर्मल इतना है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो इस ग्राफ को जो है ना आप जहन में रख लो कि आफ्टर लोड में जो है ना वो ग्राफ इस साइड पे आता है। ठीक है ना? तो इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम वो डिक्रीज हाँ। हो जाता है। ठीक है ना? और या इयोटेक प्रेशर जो होता है ना, इयोटेक प्रेशर, अब इन सब में इयोटेक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इसमें, इसलिए क्योंकि आफ्टर लोड इंक्रीज है। ठीक है? आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि इयोटा में स्टेनोसिस हुआ है या कुछ भी, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई है? हाँ, समझ आ गया अच्छे से। अब इसलिए ये जो ग्राफ है ना ये ऊपर चला गया है क्योंकि आफ्टर लोड इंक्रीज किया हमने। ठीक है ना? नॉर्मल तो इतना था, नॉर्मल वेल इन गुड, कुछ मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ना वो इंक्रीज हुआ है, तो जो प्रेशर होगा, जो इयोटा में जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये ग्राफ जो है ना वो ऊपर चला गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जो है ना इनसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें इनको कर ले, फिर आप जो है ना गलत नहीं हो पाओगे। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो है इंक्रीज, अगर मैं कंट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कर दूं, है, कंट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कर दूं, तो पहले मुझे आप स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताएं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो हम्म, फिर क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। हाँ इंक्रीज ही है। ठीक है? तो देखिए ग्राफ जो है ना उस साइड पे आया हुआ है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो गया है। और जाहिर सी बात है, अब तो ये तो खैर आप ग्राफ से आपने पता लगाया, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट लगाए, जैसे कि फ्रैंक स्टार्लिंग फ्रैंक साहब ने हमें यही बताया है कि अगर आप जो है वो क्या उसे कहते हैं, जितना जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे कॉन्ट्रैक्शन उतना रहेगा। ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। ठीक है ना? तो हाँ। कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, अगर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पहले नॉर्मल इतना होना चाहिए, अब ग्राफ जो है ना वो इस साइड पे आ गया है, तो जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा अगर अगर आप वो देखें ना ग्राफ ब्लड से। ज्यादा बाहर जाएगा देखिए देखिए तो मैं फिर बता, वो decrease। देखें अगर आप ग्राफ से भी देखें ना तो ये डिक्रीज हो जाता है। देखें ग्राफ इस साइड पे आया हुआ है, नॉर्मल इंसेस्टोलिक वॉल्यूम इतना होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखें इतना मतलब नॉर्मल है, अब इंसिस्टोलिक वॉल्यूम इतना, तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो इंसिस्टोलिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है। अब इंसिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि अगर आप जितना मतलब आप कंट्रैक्ट ज्यादा करोगे और जो पीछे जो ब्लड पहले रहता था वो उतना नहीं रहता है, अब ज्यादा ही बाहर निकल रहा है क्योंकि आपने कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज किया। जब आप कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हो तो जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो आपके पास कम हो जाती है। ठीक है?
तो इसलिए यहाँ पे आपका जो पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो कम डिक्रीज हो होगा। जाएगा। हाँ जी। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतना कम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। हाँ, ठीक हो गया। तो ये चीजें हम्म। आपने, अब आप लोगों को समझ आ गया है कि ये जो है ना, देखिए, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टर्मिनोलॉजी को जो है ना वो कर लो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को आप लोगों को समझ आ गई है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, प्रीलोड, आफ्टर लोड, कंट्रैक्टिलिटी, इन डायस्टोलिक अब वो वॉल्यूम। यहाँ पे मतलब वो बार बार यूज हो रही है ना, तो आपको मतलब फिर समझ आ जाती है कि हाँ मतलब क्या है। फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, बस आपने कॉन्सेप्ट को जहन में रखना, यही कॉन्सेप्ट है, सही है। तो अगर आप इससे फिर आप क्वेश्चंस भी हल कर सकते हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह देते होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल वीनो वो दिया है, फॉर एग्जांपल या हाइपरटेंशन वाला मरीज आया हुआ है आपका, तो उसका जो है ना वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। उसके स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या असर होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर हाइपरटेंशन वाला मरीज है तो आपके जहन में आ गया कि अच्छा हाइपरटेंशन वाला मरीज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ है। आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा उस पर क्या असर होगा। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना, क्योंकि आगे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, डिक्रीज है। अच्छा, फिर जो पीछे जो वॉल्यूम रहती है, जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, उस पे क्या असर होगा, तो वो इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। हाँ, तो इसी तरीके से आपको जो है ना वो क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर आपको ये कहेंगे कि एक पेशेंट है, वो आया हमारे पास, वो ऑलरेडी जो है ना या वो डाइटैक्सिन पे है, तो उसके हार्ट पे मतलब उसके एंड स्ट्रोक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे क्या असर होगा, फिर इसके बाद जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या असर होगा, और ये फलाना डिमांड। तो ऑलरेडी जब आप और कंट्रेक्टली अगर हम्म, की बात करें तो ये चीज और होगी। अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो उस टाइम क्या होगा? तो हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि अब आपका हार्ट जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी नहीं कर, कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज। क्योंकि हार्ट जो है ना वो सही हम्म, तरीके से ब्लड बाहर नहीं फेंक रहा है, पीछे से जो इंसिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज। सही है ना। इसी तरीके से आप इसको जहन में रखें, और ये चीज हर चीज पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अहम टॉपिक्स है ये जो आज हमने किए, और स्पेशली ये वाला, ठीक है ना, ये बहुत अहम है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है ना हम कल करेंगे।